बच्चों, आज प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। आपको केवल ये प्रश्न से द्विघात समीकरण बनाने हैं, बस हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। द्विघात समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। अब इसमें भी वही लॉजिक लगेगा कि कैसे बनाना है। इसका पार्ट 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। क्षेत्र की लंबाई क्या है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई है ना, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। यहाँ पर बहुत ही, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब इसके दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। आपको केवल पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रश्न में दिया है कि द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त करना है इसको। अब उसके बाद क्या है, दूसरा यहाँ पर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है। किसके दुगने से अधिक है? चौड़ाई के दुगने से। हमको वही चीज़ माननी पड़ेगी जिसके दुगने से अधिक है, तिगुने से अधिक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। माना, इससे बहुत इजी पड़ेगा। माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ऐसे मान लो। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, लंबाई क्या हो जाएगी इसकी? भूखंड की लंबाई, देखो ये दिया है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी 2 गुणा चौड़ाई प्लस 1। ये है क्वेश्चन। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? अब देखिए आप, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 2 इंटू चौड़ाई क्या मानी है हमने? x प्लस 1, ये हो जाएगी 2x प्लस 1। बस इतना करना था आपको। अब होता क्या है, क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल हम आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, ऐसे देख सकते हैं आप इसको। तो अब इसमें लंबाई क्या है हमारे पास? 2x प्लस 1, इसको आप मीटर में भी लिख सकते हो। और चौड़ाई क्या है? x मान रखी है हमने। क्षेत्रफल हमको दिया है 528, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2x स्क्वायर प्लस, इससे पहले इसको किया, फिर इससे 1 को करोगे तो x बराबर 528। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस, इसको इधर ले आओ, 528 इक्वल टू 0। देखो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। द्विघात समीकरण है, x की पावर 2 है। तो ये अभिष्ट, यहाँ लिखोगे अभिष्ट द्विघात समीकरण। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप आंसर लिखोगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, पूर्णांकों का गुणनफल है 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब हमारे पास जो है, पहला धन पूर्णांक क्या मानेंगे आप? इसमें क्रमागत है, क्रम से है, सीक्वेंस में है। एक माना पहला धनात्मक पूर्णांक, हम हल लिख देता हूँ इसका, सेकंड पार्ट का। माना पहला धनात्मक पूर्णांक
इक्वल टू एक्स। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्रम से है, तो क्रमागत का मतलब हो गया ये x+1। यदि यहाँ 3 दिया होता, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, पहला x मान लिया फिर x+1। यदि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए होते, एक x मान ले, x+1, x+2, 4 होता तो एक और बढ़ जाता। समझ गए ना इस बात को। अब प्रश्नानुसार है क्या, पूर्णांकों का गुणनफल क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप, या प्रश्नानुसार। हमें दिया है इनका गुणनफल कितना है, 306 है, यानी x पहला धनात्मक पूर्णांक हो गया, x+1 दूसरा हो गया। ये क्या है, इनका गुणनफल कितना दिया है हमको, 306 ऐसे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, x² प्लस x इक्वल टू 306, x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ लिखोगे जो रिक्वायर्ड हमको आंसर चाहिए था, अभीष्ट रिक्वायर्ड, अभीष्ट द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, ये इसका आंसर होगा। अब देखो इसका तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। यहाँ मैं इसका हल बता देता हूँ। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में आपको वो करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निकालना है, और उसका हल नहीं करना है, फिर निकालना है उसको। तो हमें बताना क्या है, रोहन की वर्तमान आयु ये बतानी है। तो हम इसी को लेट करके चलेंगे, इसको मान के चलेंगे। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या लिखेंगे, x वर्ष। अब रोहन की माँ की आयु क्या होगी, रोहन की माँ की आयु, वर्तमान आयु लिखोगे, क्या हो जाएगी। देखो रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x+26 वर्ष। भाई हम जोड़ेंगे उसमें, क्योंकि इसकी यदि x वर्ष है तो 26 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगा। यदि कोई ऐसा लिखता है कि इतने वर्ष छोटी है, मदर तो छोटी नहीं हो सकती है ना, बच्चा छोटा है आ जाता, तो x-26 हो जाता है। यदि रोहन की आयु रोहन की माँ से 26 वर्ष कम है, तो x माइनस, हम पहले माँ की आयु मानते और उसके बाद उसकी माँ की आयु से घटा देते उसको, तो रोहन छोटा होता है उससे। तो यहाँ पर माँ तो उससे बड़ी जरूर होगी। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, उससे 26 वर्ष बड़ी है वो, तो x+26 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात रोहन की, अब 3 वर्ष पश्चात पहली कंडीशन, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तीन वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी। मैंने पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बता रखे हैं आपको, 3 वर्ष पश्चात बोल रहा है वो, पहले नहीं। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x+3 हो जाएगी। 3 वर्ष पश्चात माँ, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की
आयु, ये हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। भाई ये है माँ की आयु, तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, इसमें 3 और जोड़ दो। रोहन की आयु x थी, 3 वर्ष पश्चात इतनी हो जाएगी, तो ये आ जाएगा x प्लस 29 वर्ष, इतना हो गया। अब प्रश्नानुसार आप क्या लिखोगे, इसको 3 वर्ष पश्चात इतना है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 है। अब प्रश्नानुसार 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात रोहन वो उसकी माँ की माँ की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360, 3 वर्ष पश्चात। तो हम क्या लिखेंगे, रोहन की आयु कितनी, 3 वर्ष पश्चात ये थी, और उसकी माँ की आयु का गुणनफल आयु कितनी थी, x प्लस 29, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 360। अब ये तो आप जानते ही हैं, 3 वर्ष पश्चात रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल कितना है, 360, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 29, ये ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, x स्क्वायर, x से x को मल्टीप्लाई किया, x से 29 को करो 29x, 3 से x को करो 3x, प्लस इससे इसको करो फिर 3 से, 9 3 27, 3 दूनी 6, 2 8, ये हो गया x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 32x प्लस 87 माइनस इसको इस तरफ ले आओ लेफ्ट साइड में, इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर प्लस 32x, अब देखो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है 360, तो इसका चिन्ह लगा देंगे हम, इसको घटा देंगे, एक प्लस में है एक माइनस है, 360 में से 87 घटाओगे तो कितना रहेगा, 273 बराबर 0। बस इसी रूप में आपको ये व्यक्त करना था, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप। एक रेलगाड़ी, ये चौथा पार्ट है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ज्ञात क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो यहीं पर देखिए इसको कैसे करेंगे, इसका हल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। रेलगाड़ी की चाल है 480 किलोमीटर, नहीं टोटल दूरी, रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेते हैं। यदि चाल उसकी इतनी कम हो जाती है तो 3 घंटे अधिक लेती है, कह रहा है वो रेलगाड़ी। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। पहले हम क्या मानेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मानेंगे इसको। रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी है, टोटल जितना दूरी तय करना है उसको 480 किलोमीटर। अब उसके बाद आप जानते हैं
समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। इस प्रकार से आपको ये निकालना है। अब सबसे पहली कंडीशन है 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे चाल, 480 बट्टे एक्स, चाल एक्स है, तो ये देखिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा रेलगाड़ी को, 480 बट्टे एक्स, क्योंकि समय बराबर मैंने तुमको पहले ही बता रखा है दूरी बट्टे चाल। दूरी ये दे रखी है उसने, चाल हमने अज्यूम कर ली, मान ली। अब उसके बाद क्या है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो क्या क्या हो जाएगी उसकी चाल, यानी पहले तो एक्स थी, एक्स में से 8 माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 8 किलोमीटर हो जाएगा। अब 480 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगेगा, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, वैसे निकालोगे समय बराबर दूरी कितनी है 480 और चाल कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, ये हो गया। अब उसके बाद आप करेंगे देखो 3 घंटे अधिक लेती है, यदि इतनी चाल कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर प्रश्नानुसार आ जाएगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, पहले तो हमारे पास ये आया एक कंडीशन, यदि उसकी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, ये यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं तो कितना समय अधिक लग रहा है, 3 घंटे अधिक समय लग रहा है। अब कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 480 बट्टे एक्स माइनस 8, तो 3 घंटा अधिक लेती है, तो ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बराबर कितना अधिक लगता है, 3 घंटे अधिक लगता है। समझ गए ना इस बात को, 480 मीटर दूरी तय करने में इतना समय लग रहा है। यहीं पर आपको इम्पोर्टेंट समझना है, यदि उसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, वो 3 घंटे अधिक लेती है, तो ये ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट होगा इस वाले से। अब इसमें हम एलसीएम लेते हैं, देखिए ये दोनों एलसीएम लेंगे आप, एक्स इंटू एक्स माइनस 8, इससे ये गुणा हो गया, इससे यहाँ मल्टीप्लाई करो माइनस, अब क्या होगा 480 एक्स माइनस 8 बराबर 3, तुमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे यहाँ किया, इससे यहाँ हो गया। अब 480 एक्स माइनस, इससे गुणा करो इसको, 480 एक्स प्लस, देखो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इससे ये गुणा होगा पूरा, कितना होगा देखो 8 8 64, 800 को 32 और ये 38, ऐसे हो जाएगा, बट्टे इससे गुणा करो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। इसमें क्या चीज़ कट रहा है ऐसा, 480x कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या
3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब इसको हम नीचे हर को 1 मान लें, इससे ऐसे कर लें इससे इसको गुणा करो सीधे सीधे 3x स्क्वायर माइनस 8×3 24x, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, बराबर 1 से इसको करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी 3840। अब 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू ये हो जाएगा। यदि आप इसमें 3 कॉमन भी लेते हैं तो तब भी काम चल जाएगा। आप एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठी 24। तो ये तो जीरो के इक्वल होगा नहीं, अपॉन में चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा अभिष्ट आंसर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो बच्चों ये प्रश्नावली आपकी यहीं पर कंप्लीट हो गई है। अधिक से अधिक बच्चों को इसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और इनको जो है नोटबुक में आप ज़रूर उतारना, प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर नहीं आएगा।